हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जो है 22 नंबर की वीडियो होगी। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत व कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता उपयुक्तता। यानी इन शिक्षक जो है सिद्धांतों का आपकी शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जो है शिक्षण सिद्धांत हैं, इसमें इनका क्या मतलब है, क्या महत्व है। दोस्तों, इन सब बातों से जो है इनमें हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार के सिद्धांतों में विभक्त किया था। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत थे। व्यवहारवादी के सिद्धांत में जैसे थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर और C.H. हल, इतने थे आपके व्यवहारवादी सिद्धांत। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों संज्ञानवादी यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जिसमें आपके मैक्स बर्दीमर जिसके नेतृत्वकर्ता थे। इसमें आपके बर्दीमर, कोहलर और कोफका यानी तीन जो है आपके इसमें मनोवैज्ञानिक थे, जो दो भागों में इन्होंने विभाजित किया था, एक व्यवहारवादी और दूसरा था आपका गेस्टाल्टवादी। तो देखिए, सबसे पहले थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसमें हम समझेंगे। तो देखिए, उसको समझने से पहले देखिए इसमें व्यक्ति देखिए हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक में 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस संबंध में यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन गलत है। देखिए, अब हम समझेंगे दोस्तों विभिन्न अवस्थाओं में विकास के जो सिद्धांत हैं, इनको सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं ना गलत होते हैं, वे विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। सीखने या अधिगम के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं दोस्तों। देखिए, जैसे E.L. थार्नडाइक का आप सिद्धांत देख रहे हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। इसमें आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न बनता है कि थार्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था और किस पर प्रयोग किया था। दोस्तों, यह हम नोट्स कर लीजिए। मैं आपको एक ट्रिक जो है समझाता हूँ। देखिए, सबसे आप लिखिए कि थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी और पावलोव का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस भाग गया। इस प्रकार से जो है आप यह जो ट्रिक है आप लिख लीजिए और आपको जो है याद रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्किनर ने किस पर जो है अपना प्रयोग किया था और कोहलर ने किस पर किया था, पावलोव ने किस पर किया था। तो दोस्तों, फिर मैं रिपीट करता हूँ। थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, पावलोव का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस भाग गया। देखिए, कोहलर के जो बनमानुस था दोस्तों, उसका नाम सुल्तान था। आपको पता होगा क्या था, सुल्तान। तो उसको हम बाद में समझेंगे जब हम कोहलर का जो है सिद्धांत करेंगे। तो सबसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो व्यवहारवादी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम है E.N. थार्नडाइक, जिन्होंने प्रयास या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब देखिए, इसको दोस्तों हम कहते हैं RS थ्योरी। क्या कहते हैं? RS थ्योरी। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था किस पे किया था? बिल्ली पर। यानी कि इसके जो उपनाम है दोस्तों उसको भी समझिए। मान लीजिए आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ना आकर परीक्षा में दे दिया संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो आप क्या कहेंगे कि E.L. थॉर्नडाइक ने ही। किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक। या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहेंगे तो E.L. थॉर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहेंगे तो भी थॉर्नडाइक। संयोजनवादी सिद्धांत कहेंगे तो भी एडवर्डली थॉर्नडाइक। दोस्तों, E.L. का फुल फॉर्म होता है एडवर्डली थॉर्नडाइक। तो इस प्रकार से हम समझेंगे दोस्तों प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो देखिए, इस प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, इसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर देखिए आगे, E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल के सिद्धांत के बारे में सिद्धांत बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उद्दीपक क्या है, तो उद्दीपक किसी विशेष स्थिति या लक्ष्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली क्रिया होती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया या रिस्पॉन्स के संबंध में स्थापित हो जाता है, उसे हम उद्दीपक या अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उद्दीपक की हम परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता हो, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। यानी आप कोई लक्ष्य है दोस्तों, उस लक्ष्य के प्रति आप जो अनुक्रिया करते हैं उसी को ही हम जो क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही होगी अनुक्रिया।
दोस्तों अनुक्रिया और उद्दीपक इन दो को आपने समझ लिया तो आप यह जो है इसका जो संबंध स्थापित होगा आप इसको अच्छे से सीख सकेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इन सबको जो है हम समझेंगे। अब देखिए प्रतिक्रिया समझिए पहले। प्रतिक्रिया यानी क्रिया के बदले यदि कोई क्रिया की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। यदि जैसे कि मान लीजिए यदि कोई आपको नमस्कार करता है तो बदले में आप उसको नमस्कार करते हो, यही तो प्रतिक्रिया है, इसी को हम प्रतिक्रिया कहेंगे। फिर देखिए दोस्तों इसमें आप कहीं पे भी देखिए सहज क्रिया देख रहे होंगे कि जो सहज क्रिया है इसको देखिए, सहज क्रिया वही क्रिया जो जन्मजात हो सहज क्रिया कहलाती है। जैसे प्याज को काटते समय आंखों में आंसू आना, बंदर का आपके हाथ में रोटी को देखता और फिर उसको छीन लेता है, इस प्रकार सहज क्रिया हो गई। फिर हम दोस्तों देखेंगे अनुक्रिया क्या होती है। अगर अनुक्रिया की बात की जाए यानी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है, देखिए रिस्पॉन्स यानी लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। दोस्तों लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। मान लीजिए आप कोई टारगेट है आपका, विशिष्ट टारगेट के प्रति जो आप कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी को हम जो है अनुक्रिया करेंगे। तो अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो लक्ष्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उद्दीपक कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा समझिए दोस्तों, अब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए थॉर्नडाइक का नियम क्या कहता है, सिद्धांत प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ईएल थॉर्नडाइक का प्रयत्न ने भूल के सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है, विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया या रिस्पॉन्स स्थापित जो है संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। अब देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग इन्होंने किस पर किया था दोस्तों, थॉर्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी और कोहलर का बरमानुस जो है आपका वो जो ट्रिक थी आपकी कि थॉर्नडाइक की बिल्ली पावलाव के कुत्ते यानी कि थॉर्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, पावलाव का कुत्ता और कोहलर का बरमानुस भाग गया। देखिए अब देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग, तो देखिए थॉर्नडाइक का पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, अगर पूछा जाए तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग किया। यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। अपने एक ही प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, किसमें, पिंजड़े में, और पिंजड़े के बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन एक क्या था, उद्दीपक था। दोस्तों आपको हमने क्या बताया, उद्दीपक क्या बताया था, वह घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक। तो दोस्तों यह अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त होगा। जब वह उद्दीपक देखेगी तो वह प्रतिक्रिया अनुक्रिया करेगी। उद्दीपक के कारण उसमें क्या हुई, प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्या किया, प्रयत्न किया, और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर पंजे मारे और प्रयत्न करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुलता था। दोबारा फिर बंद करने पर बाहर आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। यानी कि जब उसका एक बार मान लीजिए पिंजड़े में आप बिल्ली यहाँ पे बंद है दोस्तों, यह इस पे उसको पैर रखना है और यह जो है दबाएगी तो यहाँ से जो है दरवाज़ा खुल जाएगा। दोस्तों फर्स्ट टाइम वो इधर भटकती रही, भटकने के बाद उसका पैर इस पे पड़ गया तो यह जो है जो पिंजड़ा का जो दरवाज़ा था वह खुल गया। वह बाहर निकल कर भोजन प्राप्त कर लिया, उसको फिर पकड़ करके पिंजड़े में डाल दिया। पिंजड़े में डालने के बाद फिर से जो है इसमें भोजन रख दिया या मछली रख दी, तो दोस्तों इसमें फिर से वह उसकी प्रतिक्रिया जागृत हुई। यानी कि जब उसके सामने क्या उद्दीपक हो गया तो वह जो है अनुक्रिया करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, बाहर निकलेगी। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में जितना टाइम लगा था उससे भी कम समय में उसने इस पे पैर मार दिया और वह सीधा आई और उस खाना को खाया। उसको पकड़कर फिर पिंजड़े में डाल दिया। उसको डालने के बाद फिर से जो है उसके सामने उद्दीपक स्टिमुलस रखा, उसने फिर प्रतिक्रिया की, परंतु उससे कम समय में उस पर जो है पैर मारकर वह बाहर निकल गई। ऐसी जो क्रिया करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि जब उसने जैसे ही उद्दीपक उसके सामने आया उसने सीधे ही इधर उधर ना भटकते हुए सीधे ही उस तार को दबाया और बाहर निकल कर भोजन प्राप्त किया। इस प्रकार से जो है संबंध इसमें बना। अब देखिए दोबारा फिर बंद करने पर बाहर आने के लिए पहले से कम समय में आ गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और कम प्रयत्न की सफलता मिल गई। एक परिस्थिति आई जब एक ही बार में दरवाजा खोलकर बिल्ली बाहर आने लगी। दोस्तों
प्रयत्न और भूल क्या होती है, यानी आप प्रयत्न करते रहिए, आप भूलते रहिए, और प्रयत्न करते 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 एक दिन ऐसा आया कि जब वह बिल्ली पूरी तरह से समझ गई कि जो यह तार है इस पर हमें पैर लगाना होता है और इससे जो है यह दरवाज़ा खुल जाता है और हम यहाँ से निकलकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों यह क्रिया दोहराते दोहराते उसके सामने उद्दीपक रखते हुए वह एक बार समझ गई कि इस पे जो है पैर इसको दबाना पड़ता है, तभी हम जो है बाहर निकलकर इस मछली को खा सकते हैं। इस प्रकार से वह समझ गई। इसी को जो है हम प्रयास या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार मैकडूगल और मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि पशु या मनुष्य जितना प्रयत्न करता है वह उतनी ही भूलें कम करता जाता है। भूल होगी, परंतु दोस्तों उसमें आपको हताश नहीं होना है। भूल तो होती है, भूल से ही सीखते हैं, हम भूल से ही सीखते हैं, यह सत्य बात है। वह सफल क्रिया करना सीख जाता है। अब देखिए प्रयास इसका महत्व क्या है दोस्तों, इस सिद्धांत का महत्व क्या है। बिल्ली की जो आप स्टूबलेस रखते हो, पिंजड़े में बंद करते हो, वास्तविक इसका महत्व क्या है। तो देखिए इस विधि से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। मतलब जो सीखना है आपको, इस विधि से आप उस सीखने में, मान लीजिए आप बिल्ली को कैसे सिखाते कि आप पिंजड़े से बाहर निकलना है, आपको खुद अपने हाथों से ही इस गेट को खोलना है, जो आपका बंद है दरवाजा है उसको कैसे खोलना है। तो बिल्ली कैसे सीखी, प्रयत्न करते करते, भूल करते करते। दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि जब वह सीधा उसको खोलकर भोजन प्राप्त करने लगी। तो फिर देखिए सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। तो दोस्तों करके, क्यों, वह खुद ही तो करके सीखी, पिंजड़े में बंद थी, फिर उसने गलती हुई, उस पर भूल हुई, एक बार वह भड़बड़ाती रही, इधर उधर भटकती रही, फिर आखिरकार उसने इसको दबाया, वह बाहर निकल गई। दूसरी बार में और थोड़ा कम समय लगा, बाहर निकल गई। तीसरी बार में और कम समय लगा, फिर और कम समय लगा। इसी प्रकार एक बार ऐसा आया कि जब सीधा सीधा उसको यह बंद करने के बाद बाहर निकल गई। देखिए यह सिद्धांत बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब जब मंदबुद्धि होगी तो दोस्तों उन्हें करके सिखाएंगे, ताकि उनका जो ज्ञान है वह स्थायी हो सके। क्या हो सके, स्थायी। फिर देखिए भाषा शुद्ध उच्चारण में इसकी विधि से सीखता है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस सिद्धांत से धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। साइकिल चलना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियां बनाना आदि सभी में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में इस सिद्धांत का बहुत प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। देखिए पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे, जैसा कि हमने इसको भी समझा। तो दोस्तों अगर आप सभी सिद्धांतों को एक ही वीडियो में करेंगे तो दोस्तों आपका वीडियो 1 घंटे से भी अधिक जो है टाइम ले लेगा। इसलिए मैं इसको हर एक पार्ट में डिवाइड करते बजाता हूँ, आपकी जो है वीडियो बनती जाएगी। दोस्तों इसको भी मैं जो है आपके उसी प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। दोस्तों अब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने DLED अपडेट टेट सी टेट आपके चैनल पर सभी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो को अपलोड किया है और सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। और आपकी जो चैनल पर जाकर सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आपको चैनल पर जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या समझा कि थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें से हमने महत्व समझा, थार्नडाइक का प्रयोग समझा। और दोस्तों उन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था, और यह जो है पशु मनोवैज्ञानिक थी। कौन थे? पशु मनोवैज्ञानिक। इसी के साथ देखिए अधिगम के सिद्धांतों को मैंने शुरू में बताया था, 2 भागों में बांटा है इन्होंने। एक तो है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें आपके इवान पी पावलोव और पी जो है आपका BF स्किनर, एडवर्ड ली थार्नडाइक, CH हल आपके व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। वहीं दूसरी ओर संज्ञानवादी यानी गेस्टाल्टवादी की बात की जाए, इसमें मैक्स बर्दिमर, कोहलर और जो है लेविन और कोफका आदि जो है संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जो है मनोवैज्ञानिक हैं। दोस्तों अगर इसमें अंतर की बात की जाए तो देखिए अंतर मैं आपको फिर अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी में क्या अंतर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा अनुक्रिया, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, सभी को समझा। किस प्रकार से हम जो है स्टिमुलस यानी उद्दीपक उस बिल्ली के सामने रखते थे और बिल्ली किस प्रकार से उसको जो है पाने का प्रयास करती थी। पिंजड़े में इधर उधर भटकने के बाद भूल करते समय प्रयत्न करते करते वह एक बार बाहर सीधी बाहर आने लगी। तो इससे क्या महत्व है, आने लगी। फिर उसके बाद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पावलोव का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। तो इसको हम समझेंगे किस प्रकार से उसने कुत्ते के जो सामने घंटी बजाते थे और उद्दीपक प्राप्त करते थे, कैसे वह अपनी लार बहाता था। तो इन सबको जो है अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। देखिए
आपको मैंने जो है एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। मैं आपको उसको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। आपकी जो ट्रिक थी, देखिए आपकी जो ट्रिक थी आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि आप उसको लिख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। कि थांडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, पावला का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस भाग गया। इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आपके पेपर में पूछा जाता है कि पावला ने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने और बाकी थांडाइक, सभी का पूछा जाता है। इन चैप्टरों से दोस्तों हर एक वर्ष प्रश्न बनते हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जो इस चैप्टर से आपके प्रश्न ना बने हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों उसको स्टार्ट करने से पहले आपके जो है पावलोव के जो संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के उपनाम है उसको हम समझेंगे। देखिए पावलोव के जो सिद्धांतों के उपनाम है, उससे पहले मैं आपको पावलोव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं। देखिए पावलोव कौन थे। तो दोस्तों इवान पी पावलोव की बात की जाए, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह रूसी शास्त्री जो है शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक थे, शरीर शास्त्री थे दोस्तों। अनुबंध का जनक इनको कहा जाता है। 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया, इसलिए इनको 1904 में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह कहाँ के थे, रूस के थे, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर देखिए इसके इनके जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, इसके जो उपनाम है दोस्तों इसको समझिए। इनको उपनाम से जैसे कि आपका शास्त्रीय परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत इसको कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत इसको कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत हम इसको कहते हैं, और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। इवान पी पावलोव के सिद्धांतों के उपनाम भी हमने इसमें समझ लिए। और दोस्तों आप इन सभी का इंग्लिश में सिर्फ एक ही एक अर्थ होता है, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि इसको आपको समझना है। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी इन सभी नाम हैं। अगर हिंदी में आपका कोई भी नाम इधर उधर करके आता है, जैसे मान लीजिए प्रतिवादी का अनुबंध का सिद्धांत आ गया, आप जो है असमंजस में पड़ जाएंगे कि हमने तो पढ़ा था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत को ही हम प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, और देखिए संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में सिर्फ एक ही अर्थ होता है इसका, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। तो चलिए हम समझते हैं आपका पावलोव का सिद्धांत भी। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए पावलोव की प्रतिक्रिया के सिद्धांत की, तो अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने किया था। इन्होंने सबसे कम उद्दीपक, देखिए सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध में अनुबंध व्यक्त किया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखिए इधर अगर बात की जाए उद्दीपन की और बात की जाए अनुक्रिया की, तो सबसे पहले आप समझिए उद्दीपन क्या होता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था दोस्तों। इस जो है सिद्धांत में उद्दीपन और अनुक्रिया का बहुत ही अधिक जो है प्रयोग करने को मिलेगा। हर एक जगह उद्दीपन अनुक्रिया ही आपको मिलेगा। तो समझिए सबसे पहले अगर पहले की जाए उद्दीपन की परिभाषा, तो दोस्तों उद्दीपन ऐसा घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा, यानी जो उद्दीपन है उसको आप किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, अनुक्रिया के ही द्वारा प्राप्त करते हैं। तो उद्दीपन अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता हो उसे हम उद्दीपन या उद्दीपक कहते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यानी कि क्या है अनुक्रिया, तो अनुक्रिया क्या होगी, यानी कि वह क्रिया जो प्राणी अपने उद्दीपक की प्रति कर रहा हो। दोस्तों अब इस पे ध्यान दीजिए, अगर उद्दीपक है तो वह घटक है जो अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अनुक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करेगा, उद्दीपक। और अनुक्रिया वह होगी जो क्रिया जो प्राणी अपने उद्दीपक की प्रति करता है, यानी आप उद्दीपक को पाने के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उद्दीपन। और दोस्तों अनुक्रिया क्या है, उद्दीपन की प्रति की जाने वाली क्रिया क्या होगी, अनुक्रिया होगी। तो दोस्तों इसको दोनों को आप समझना है, तभी जो है आप इस सिद्धांत को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए पावलोव का हम प्रयोग की अगर बात की जाए, प्रयोग पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको जो है हम खुद इसमें समझाएंगे, आपको समझ आएगा। देखिए पावलोव का प्रयोग, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, पावलोव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग किस पे था दोस्तों, कुत्ते पर था। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, और घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार बहाना शुरू किया। इस प्रकार अस्वाभाविक या
कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगा। लार बहने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया, ये संबंध प्रतिक्रिया ही कहलाता है। अब देखिए समझिए एक बात, मान लीजिए आपका देखिए इधर है, आपका क्या है, अनुक्रिया है दोस्तों, क्या है, एक सेकेंड, अगर बात की जाए इधर और इधर, अब देखिए अगर इसमें ध्यान रखें अपन, इसमें होगा आपका अनुक्रिया, क्या होगा, अनुक्रिया, इसमें होगा आपका उद्दीपक, इसमें आपका उद्दीपक होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका अनुक्रिया, इसमें उद्दीपक। अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया यानी कि वह क्रिया जो प्राणी अपने उद्दीपक के प्रति करता है, तो उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या होगी दोस्तों, अनुक्रिया होगी। उद्दीपक को प्राप्त करने हेतु जो क्रिया की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। और वहीं पे अगर बात की जाए उद्दीपक की, तो उद्दीपक क्या होता है, वह घटक यानी कि जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा, जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया करके प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। अब देखिए इनमें जो संबंध बन रहा है दोस्तों, इसमें जो क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुबंध कहते हैं। यानी जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं कि जिसे प्राणी अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसको हम उद्दीपक कहते हैं, और वह क्रिया जो उद्दीपक की प्रति की जाती है उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो संबंध बन रहा है उसको ही हम कहते हैं संबंधवाद और जो है अनुबंध का सिद्धांत। अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य बनने वाले संबंध को हम अधिगम कहते हैं। दोस्तों क्या, अगर अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बन रहा है उसको हम अनुबंध कहते हैं, और दोस्तों इन्हीं मध्य बनने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखना यानी कि अधिगम कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों फिर देखिए आपको और अच्छे से समझाएंगे हम जो है पावलोव का प्रयोग। अब इसमें देखिए सबसे पहले उसने क्या दिया, सबसे पहले कुत्ते को दिया भोजन, भोजन दिया, उसने क्या दिया, मतलब उसका क्या स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, यानी कि भोजन देखकर उसके मुंह से क्या लार निकला। इसके बाद उसने क्या दिया, भोजन तो दिया, भोजन दिया और घंटी, यानी कि भोजन के साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए, भोजन के साथ साथ, भोजन के साथ उसने जो है उसको घंटी भी, वहाँ पे घंटी से भी आवाज़ की। भोजन के साथ उसने देखा तो उसकी स्वाभाविक क्रिया फिर से हुई, यानी कि जो फिर से उसमें जो है स्वाभाविक क्रिया हुई, क्योंकि उसने भोजन को देखा, वह स्वाभाविक क्रिया करेगा। और देखिए आपका भोजन क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो भोजन क्या है आपका, भोजन आपका उद्दीपन है, उद्दीपक है। भोजन क्या है, उद्दीपक है। और वहीं पे आप बात की जाए घंटी की, तो घंटी की आवाज़ क्या है, कृत्रिम है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है। देखिए अस्वाभाविक यानी कि उद्दीपक को देखकर वह क्या करेगा, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर वह क्या करेगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करेगा, और स्वाभाविक उद्दीपन करे देखकर क्या करेगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। वहीं पे अगर स्वाभाविक उद्दीपक प्लस में कृत्रिम उद्दीपक दोनों उसको दिए जाएं तो देखिए वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही करेगा, क्योंकि वह भोजन को देखकर ही लार टपकाता है। और दोस्तों ऐसी ऐसी क्रिया होते होते रोज एक दिन उसने भोजन दिया, फिर उसने लार टपकाया। यानी देखिए सबसे पहले आप इसमें एक बात समझिए, अगर बात की जाए, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसको समझिए, लार क्या है, यानी कि लार निकलना क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, क्योंकि भोजन देखकर कुत्ता लार टपका, स्वाभाविक है, सहज है। फिर देखिए भोजन देखकर उसने क्या टपकाया, क्या निकला, लार। फिर देखिए भोजन देखकर उसको क्या आया, क्या निकला, लार। परंतु इसमें साथ साथ में क्या है, घंटी की आवाज़ भी है। अब उसको यह नहीं पता कि घंटी क्यों बजाई जा रही है, सिर्फ उसको यह पता है कि भोजन मिलता है हमें, फिर घंटी बजती है। देखिए पहले एक ही बार नहीं किया गया है, नहीं, यह जो दोहराया गया, पहले भोजन दिया फिर उसके मुँह से लार निकला, दूसरे दिन भोजन दिया फिर लार निकला, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें, इतना हो गया। इसके बाद भोजन दिया प्लस घंटी की आवाज़, उसके मुँह से लार निकला। यानी पहले देते थे, घंटी बजाते थे, फिर उसको भोजन देते थे। तो वह ऐसे ऐसे होते होते बहुत दिनों तक ऐसा किया गया, तो वह यह समझने लगा कि पहले घंटी की आवाज़ आती है फिर हमें जो है भोजन दिया जाता है। तो वह क्या करने लगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगा। कि मान लीजिए आपके जो सर हैं, यदि वो
पता है आपको कि बहुत खतरनाक सर हैं, वह मारते हैं आपको। तो जब वह आते हैं तो पहले दीवार में ऐसे डंडे ठोकते हैं गेट के बाहर, जैसे कि क्लास में आते हैं उससे पहले डंडे ठोकते हैं, डंडे की आवाज़ से आप समझ जाते हैं कि सर आ चुके हैं। इसी प्रकार वह रोज करते हैं। तो दोस्तों सभी बच्चे, अगर उन सर की जगह पे कोई भी बच्चा वहां जाकर डंडा ठोकेगा तो आप सब क्या समझेंगे कि वही सर आ चुके हैं। इसी प्रकार यह कुत्ता समझने लगा कि पहले आवाज़ होती है फिर हमें भोजन दिया जाता है। अब भोजन था उसका उद्दीपक, तो वह उद्दीपक के प्रति ही स्वाभाविक क्रिया करता था, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहता था। दोस्तों प्रतिक्रिया क्या होता है हमने आपको बताया है, क्रिया की प्रति की जाने वाली क्रिया है, प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार देखिए कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। तो वह घंटी बजाते थे और जो है वह लार निकालता था, क्योंकि उसको पता था कि अब हमें भोजन मिलेगा, घंटी के बाद उद्दीपक हमें प्राप्त होगा। फिर इतने दिन होने के बाद बहुत सारा ऐसा दोहराते गए इस सिद्धांत को, नियम को, क्रिया को। फिर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या दिया उन्होंने, कृत्रिम अस्वाभाविक उद्दीपक। फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक उसको देना शुरू किया। क्या, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया। क्या, सिर्फ घंटी। तो उसने क्या दी, स्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी कि जो लार था उसका, उसने लार निकालना शुरू कर दिया। यानी कि उसको पता था कि हमें पहले घंटी बजाई जाती है, इसके बाद हमें भोजन मिलता है। और दोस्तों देखिए इसको नियम से किया जाता है, इस नियम को समय से किया जाता है। ऐसा नहीं कि कभी आपने घंटी बजा दी 1 घंटे बाद उसको भोजन दे दिया, ऐसा नहीं। जो रोज जितना टाइम लगता है, यानी कि आप 3 या 5 सेकंड पहले घंटी बजाएंगी, उसके बाद अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक कितने समय बाद दिया जाता था, तो 3 से 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही आपका जो इसमें आंसर होगा। तो देखिए इसने घंटी की आवाज़ सुनी, घंटी की आवाज़ सुनी, उसने सोचा कि हमें अब स्वाभाविक उद्दीपक मिलेगा, तो वह लार निकालना शुरू कर देता है। इसी प्रकार यह दोहराते गए, दोहराते गए, दोहराते गए। परंतु दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि वह समझ गया कि अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम उद्दीपन यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन ही किया जा रहा है। तो दोस्तों उसने एक दिन ऐसा आया कि उसने लार देना यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है, वो उद्दीपक नहीं, जो कि स्वाभाविक उद्दीपन नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए जो घंटी प्लस भोजन देते थे उसका समय था 3 से 5 सेकंड। देखिए UCS किसको कहते हैं, इसमें इनका बहुत अधिक महत्व है। देखिए UCS से CS, यानी UCS से होता है अनकंडीशन, सीधा है। UCS का मतलब होता है अस्वाभाविक उद्दीपक, CS का मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक। तो देखिए कंडीशन स्टिमुलस, CS का मतलब होता है कंडीशन स्टिमुलस। यानी देखिए इसमें इतना आपको याद रखना है कि UCS यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक उद्दीपक अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, तभी अनुबंध होगा। देखिए इसके नियम है कि कोई बाह्य अवरोध ना हो, यानी जब आप यह कर रहे हो तो इसमें के बीच में कोई भी बाधित या अवरोध ना हो। अनुबंध की दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों वह भोजन देखकर लार देता गया और फिर जो है घंटी बजाई जाती थी, फिर भोजन दिया जाता था। तो वह समझने लगा कि हमें अब घंटी बजाएगी, हमें भोजन मिलेगा। तो दोस्तों यह लार देता था, फिर उसको भोजन दिया जाता था। परंतु कुछ दिनों बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई। तो उसने 1 दिन दिया, 2 दिन, कुछ दिनों तक, जब तक वह नहीं समझ सका। फिर कुत्ता समझ गया कि हमारे सामने केवल घंटी बजाई जा रही है, भोजन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसे ही जो है वह विलोपन समझ गया, मतलब इसको हम विलोपन कहेंगे। अब देखिए इस प्रकार से जब प्राणी को उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपक मिलेंगे तो वह क्रिया करने लगता है, यानी कि उसको क्रिया करने लगेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सर आते हैं तो वह डंडे ठोकते हैं, मतलब दीवार से पहले ठोकेंगे 2-3 बार, फिर अंदर आएंगे। इसी प्रकार सालों ऐसा चलता गया। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्चा आया, उसने जैसे कोई भी डंडा लेकर वहाँ पर ठोक दिया या कुछ भी कर दिया, तो आप लोग समझेंगे कि सर ही आ चुके हैं। दोस्तों उद्दीपन सामान्यीकरण इसको कहते हैं, यानी कि उससे मिलते जुलते जो उद्दीपक होते हैं तो उसको आपको लगता है कि वह है। तो देखिए क्रिया करने से लगता है, जैसे कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती थी तो उसे घंटी जैसी आवाज़ें ट्रेन की आने पर भी क्रिया करने लगता था। इस प्रकार वह दोस्तों समझने लगा। अब देखिए इसमें एक और समझिए आप, इसमें उद्दीपन विभेदन क्या होता है। जब प्राणी उद्दीपन से मिलते जुलते उद्दीपकों को पहचानने लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्दीपन विभेदन कहते हैं। यानी कि बाह्य अवरोधन क्या है, देखिए बाह्य अवरोधन उसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाह्य अवरोध होगा तो उसमें आप जो है यह सिद्धांत पूर्ण नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को यह समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार से जो है कुत्ते के जो है अनुबंध और जो घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया जाता था। देखिए UCS आप समझिए पहले इसको दोस्तों हम कहेंगे। देखिए UCS
यानी स्वाभाविक उद्दीपक, इसको कहेंगे यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और इसको कहेंगे जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी कि फिर देखिए इसको हम क्या कहते हैं, देखिए भोजन और स्वाभाविक उद्दीपन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, यानी कि घंटी आपका CS है यानी कंडीशन स्टिमुलस है, और भोजन क्या है, अनकंडीशन, यानी कि जो घंटी है दोस्तों आपकी, जो आपका कृत्रिम उद्दीपन है, और भोजन है दोस्तों वह कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि आपका उद्दीपक है। और दोस्तों लार निकलना स्वाभाविक क्रिया है, यह आपका क्या है, यह आपका यूसीआर है यानी कि क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया। फिर देखिए घंटी क्या है दोस्तों, आपकी घंटी की बात करें तो यह कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि कृत्रिम उद्दीपन है। और फिर लार की बात करें तो लार क्या है दोस्तों, यह CR है यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स है। इसी प्रकार से देखिए इसके शैक्षिक महत्व भी समझ लीजिए। संबंध सिद्धांत के जो शिक्षा के महत्व हैं, शिक्षा में महत्व है, यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। इसकी सहायता से बुरी आदतों व भय संबंधी रोगी का उपचार कर सकते हैं। इससे अच्छे आचरण अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। अनुकूल कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। यह सिद्धांत बालकों के समाजीकरण करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास। बाकी इस प्रकार संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षण कार्य करे तो अपनी विषयगत कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। फिर दोस्तों आपका देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चलिए हम देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। देखिए दोस्तों हम देखने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए सबसे पहले हम इसके जो उपनाम हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले BF स्किनर, जिन्होंने अपना प्रयोग चूहा पर किया था, और इनके जो सिद्धांत के उपनाम है जैसे साधनात्मक अनुबंध और उत्सर्जित अनुबंध, नैभित्तिक अनुबंध, सक्रिय अनुबंध, कार्यात्मक अनुबंध और कार्यात्मक प्रतिबद्धता। और दोस्तों इन सभी को जो है इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। फिर देखिए इनके हम सिद्धांत के बारे में अधिगम जो है BF स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरण उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, यानी मोटिवेशन। उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। देखिए क्रिया प्रसूत एवं उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा ही होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। तो देखिए क्रिया प्रसूत का जो संबंध होता है दोस्तों उद्दीपन से न होकर किससे होता है दोस्तों, उत्तेजना से होता है। यहाँ पे स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था दोस्तों। किस पे किया था, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे चूहों पर। इससे लीवर वाला बॉक्स स्किनर बॉक्स बनवाया था। लीवर यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो बॉक्स था जिसको चूहे को रखा गया था उस बॉक्स का क्या नाम था दोस्तों, तो आप कहेंगे स्किनर बॉक्स उसका नाम था। देखिए लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ आती थी और इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिल जाता। यह भोजन चूहे के लिए किसका काम करता दोस्तों, देखिए प्रबलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रेरित होता और लीवर को दबा देता। अब एक बात समझिए, मान लीजिए उसने एक इस तरह का किसी भी प्रकार का उसने एक बॉक्स बनवा लिया दोस्तों। क्या बनवाया उसने, बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर उसने एक चूहे को रख दिया, इस चूहे को इसमें अंदर रख दिया और दोस्तों चूहे को रख दिया उस बॉक्स में एक इस प्रकार की लीवर लगा दिया, यानी कि कुछ भी ऐसा लगा दिया। और दोस्तों इस लीवर को दबाने पर जब इस लीवर पर पैर पड़ता है चूहे का तो दोस्तों यहाँ पे जो है भोजन गिर जाता है। क्या गिर जाता है, भोजन। और जैसे ही भोजन गिरता है तो उसको वह खा लेता है। तो दोस्तों वह कुछ दिनों तक यह करता रहा। फिर दोस्तों वह समझ गया कि इसको दबाने से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों वह सीधे सीधे उस लीवर को दबाने लगा और यहाँ से जो है भोजन प्राप्त
करने लगा, यानी कि जो है प्रबलन का कार्य करने लगा। अब देखिए भूखा चूहा जैसे ही भूखा होता था वह लीवर को दबा देता था, यानी वह सीख चुका था कि हमें लीवर दबाने से भोजन प्राप्त होता है। फिर देखिए इन प्रयोगों से प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। फिर देखिए निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, देखिए बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आपको उद्दीपन मिलता है तो क्रिया की शक्ति में वृद्धि होगी। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों इन्हें सबसे अधिक महत्व दिया है पुनर्बलन को। किसको दिया है? पुनर्बलन। अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनल एजुकेशन जो है यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का शिक्षा में महत्व क्या है उसको समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपकी इस नियम के इस सिद्धांत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक बात समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा आपको पूछा जाए कि पुनर्बलन महत्व, दो कंडीशन आपसे पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, और दूसरी जगह पूछा जाए पुनर्बलन का महत्व किसके सिद्धांत में सबसे अधिक बताया गया है, तो पुनर्बलन के सिद्धांत की बात आएगी तो दोस्तों वह तो आपका जो है CL हल ने दिया था, CL हल ने। और अगर पुनर्बलन के महत्व की बात की जाए तो दोस्तों आप किसको ढूंढेंगे? स्किनर को। तो फिर आपको जो है स्किनर को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों यह आपके लिए इसलिए बताया कि इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक फोकस किया है और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है दोस्तों, वह सिद्धांत जो है CH हल ने दिया है। इसलिए अगर महत्व की बात है तो आपको स्किनर को ढूंढना है, अदरवाइज पुनर्बलन का सिद्धांत तो CH हल ने ही दिया है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है इसका कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। पर देखिए इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार करने वाला तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। देखिए दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का बहु प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का शिक्षा के महत्व में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इसको समझा, यानी कि इम्पोर्टेंस। देखिए ऑपरेंट्स कंडीशनिंग इन एजुकेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समझा स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो दोस्तों आपको देखिए सिंपल से इसमें ट्रिक है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? देखिए यहाँ पे एक ये लीवर लगा हुआ है दोस्तों। इधर जो है आपका इधर देखिए, इधर किसी प्रकार का आपका चूहा बना हुआ है, जैसे भी बना लीजिए। इधर मान लीजिए आपका चूहा है दोस्तों। इस चूहे को जब भी भूख लगती तो जो है इधर उधर भागता है और इसका धोखे से इस पे पैर पड़ जाता है तो इधर जो है दाना गिर जाता है, यानी कि भोजन गिर जाता है, तो उसको वह खा लेता है और उसकी भूख मिट जाती है। फिर भूख लगने पर उधर फिर भी दोस्तों इधर उधर जाकर इस पे पैर पड़ता है, उसको भोजन खट की आवाज़ आती है, वह भोजन कर लेता है। फिर दोस्तों कुछ दिन यह नियम दोहराते उसको यह समझ आ जाता है कि इस लीवर को दबाने से
इस लीवर को दबाने से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों उसको भूख लगने पर प्रबलन, जो कि प्रबलन यानी कि उसको जब भी भूख लगता है तो वह किसको दबाता है, लीवर को, आराम से लीवर को दबा देता है और भोजन कर लेता है, फिर दबा देता है, फिर भोजन कर लेता है। तो दोस्तों वह यह सीख चुका था कि हमें इस लीवर को दबाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। और वह इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उस प्याले में भोजन मिल जाता। यह भोजन चूहे के लिए किसका काम करता दोस्तों, प्रबलन का काम करता। और चूहा भूखा होने पर उस लीवर को फिर से दबा देता। इस प्रकार से उसकी भूख मिट जाया करती थी। तो दोस्तों हमने स्किनर का जो है सिद्धांत था देख लिया। अब दोस्तों हम देखिए इसमें एक और जो है इनसाइट थ्योरी यानी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी समझें। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पियाजे का सिद्धांत, जो कि दोस्तों अगर बात की जाए पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको बता दें इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में वातावरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो चलिए हम समझते हैं थ्योरी ऑफ पियाजे। तो देखिए स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि बच्चों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कठिन से कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। हमारे लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस सिद्धांत में उन्हें वातावरण को बहुत महत्व दिया है कि बच्चे का विकास सही वातावरण में होगा तो उसका जो है मानसिक विकास भी शुद्ध और साफ होगा, अच्छा होगा। दोस्तों पियाजे मानते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मानसिक विकास भी उसके साथ विस्तृत होता जाता है। उनका मानना है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वह कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है, यानी कि कठिन क्रिया करने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो सरल क्रियाएं करता है, परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उसके जो है कार्य करने का जो तरीका है, क्रिया है, वह भी जो है बड़ी हो जाती है। इनके अनुसार दोस्तों बच्चे आयु के अनुसार ही उनका मानसिक विकास होता है, उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया है। और यह संप्रदाय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है। इन्होंने माना है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है बौद्धिक प्रक्रिया या विकास उसी प्रकार से होता जाता है। अब देखिए इन्होंने पियाजे ने सिद्धांतों में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया है, जो आपके देखिए इन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि अनुकूलन क्या है, साम्य धारणा क्या है, संरक्षण क्या है, और संज्ञानात्मक संरचना क्या है, और मानसिक प्रक्रिया या मानसिक क्रिया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे एडेप्टेशन। अगर बात की जाए दोस्तों अनुकूलन की, तो अनुकूलन उसको कहा जाता है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बैठाना। अब देखिए संतुलन कैसे बैठाना दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आप जैसे कि आप किसी भी शहर में गए, कहाँ पे गए दोस्तों, आप किसी भी शहर में गए, शहर की भाषा दोस्तों आपके गांव से अलग है, तो आप वहाँ जाकर वहीं शहर जो गांव में आपने ज्ञान प्राप्त किया था स्कूल से और टीचर से, उस गांव के ज्ञान को शहर में यूज़ करना, या गांव की जो भाषा है उसको शहर से जो है अच्छे से शहर की वातावरण में आप उसको बदलना, दोस्तों वही है आपके पूर्व यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से मध्य जो सामंजस्य स्थापित किया आपने, संतुलन बैठाया, तालमेल बैठाया, उसी को हम अनुकूलन कहेंगे। फिर देखिए फिर दोस्तों आगे आपको देखते हैं, देखिए इसमें साम्य धारणा है, सम धारणा है, इक्विलिब्रेशन। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें इक्विलिब्रेशन भी समझा जाता है। और फिर देखिए संरक्षण, यानी कि जो वातावरण है, वातावरण में बच्चे का किस प्रकार से जो है उसका जो संरक्षण हुआ, विकास हुआ। संज्ञानात्मक संरचना दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों जो है संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि जो आपका मस्तिष्क का विकास हुआ है, संज्ञान का विकास हुआ है, वह किस परिस्थिति में हुआ है दोस्तों, उसी परिस्थिति में जो है आप जिस परिस्थिति में आपका संज्ञान का विकास होगा उसी के अनुसार ही आपका जो है सीखने पर बल दिया जाता है। दोस्तों मानसिक क्रिया, यानी कि मानसिक क्रिया से स्पष्ट है कि जैसे दोस्तों आपकी मानसिक क्रिया है, अगर आपको वातावरण जैसा प्राप्त हुआ होगा आपकी मानसिक क्रिया या कार्य भी उसी प्रकार के उसी के अनुकूल होंगे। फिर देखिए स्कीम है दोस्तों, स्कीम से तात्पर्य है दोस्तों आपने किसी को देखा तो आपके मन में उसका चेहरा बन गया। क्या बन गया दोस्तों, चेहरा। मान लीजिए आपने कभी किसी को यहाँ पे देख लिया, उसको देखने के बाद आपने उसको देखा कि वह इस प्रकार का इंसान है दोस्तों, आपने उसको देखा,
आपने उसका चेहरा अपने जो है मन मस्तिष्क में बना लिया। फिर जब दूसरी बार, तो दोस्तों इसी को हम क्या कहेंगे, स्कीम कहेंगे। और जब दूसरी बार आपको कहीं पर भी मिलेगा, कहीं पे मिलेगा दोस्तों, तो आप उसको पहचान लेंगे, इसको हम स्कीमा कहेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों स्कीमा की, तो स्कीमा शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। यानी स्कीम मान ली जाए आपका, इसका चेहरा आपके सामने था, फिर दोस्तों आपने उसको कहीं पे देखा, उसको पहचान लिया कि इसको मैंने वहाँ देखा था, तो दोस्तों इसकी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्कीमा कहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं हम। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य 4 कालों में विभाजित किया है। अब दोस्तों जो इनकी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, यह आपके पूरे चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं मानी जाती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में जो है यह पूरा सिद्धांत डिपेंड करता है, जो कि दोस्तों आपकी 4 अवस्था हैं। संवेदी, देखिए संवेदी पेशीय अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट का यानी कि 4वां है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था की, तो इसका जो काल होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि पहली अवस्था है आपकी, इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो जो 0 से 2 वर्ष इसकी जो है अवस्था चलती है। सहज, इसको हम सहज क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं। वृत्तीय वृत्ति, देखिए प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण जी देखिए इसकी मेटाव समन्वय की अवस्था, और तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और देखिए मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यानी दोस्तों जब आप छोटे होते हैं तो हर वस्तु को आप हाथ में लेकर देखते हैं, उसको मुंह में, मतलब उसको मुंह से लेता है। आप बच्चों को देखिए, अगर वह आप रिमोट ले लेगा तो वह कुछ नहीं, उसको मुंह में लेगा, उसको छुएगा, टच करेगा, इधर उधर फेंकेगा। तो दोस्तों पहली थी आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष थी। फिर दोस्तों पर बात करेंगे, देखिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों अगर बात की जाए प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल होता है 2 से कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। तो देखिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवस्था। इसके बाद दोस्तों बात की जाए देखिए मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर बात की जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो यह दोस्तों 7 वर्ष से लेकर, कहाँ से, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक इसका जो काल होता है, अवधि होती है, इतनी मानी जाती है। फिर देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम 11 से 15 वर्ष मानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इनकी चारों जो अवस्थाएं थी समझा है। फिर से आपके लिए हम रिपीट करा देते हैं। देखिए अगर बात की जाए दोस्तों पहली अवस्था की, संवेदी प्रेरक अवस्था, तो संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। फिर देखिए 2 वर्ष होती है। फिर दूसरी की अवस्था की बात की जाए, तो दूसरी अवस्था है आपकी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष माना जाता है। दोस्तों तीसरी की बात की जाए, अगर तीसरी कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का जो काल होता है 7 से 11 वर्ष होता है। फिर देखिए अगर बात की जाए चौथी यानी कि 4वीं की, तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष होती है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों, यह किस प्रकार की जो है। देखिए अगर संवेदी प्रेरक अवस्था की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्रियाएं होती हैं, स्कीमा बनता है, और गामक क्रियाएं होती हैं, जो मतलब जो अपनी खुद हाथों से या छू कर या इधर उधर, मतलब वह चलते हुए या आपके मतलब खुचरते हुए उसको समझेगा। यानी कि वो जो भी क्रियाएं करेगा दोस्तों स्कीमा के या गामक अवस्था में करता है। मतलब स्पष्ट है कि अगर संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष होता है, तो मतलब वह चल तो पाएगा नहीं, इसलिए शरीर के इतने अच्छे से नहीं चल पाता है, तो शरीर के द्वारा क्रिया करता है। जैसे क्या करता है क्रिया, जैसे रिमोट पकड़ना, खेलना है, लिखने का प्रयास करना, प्रकाश के प्रति सचेत रहना, अगर आप चिल्लाते हैं तो अचानक से आपकी तरफ देखना। इस प्रकार की क्रियाएं दोस्तों आपकी जो है वह देखिए पहली अवस्था में करता है। फिर बात की जाए दूसरी अवस्था की, और दूसरी अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
इस अवस्था में दोस्तों वह क्या करता है। अब देखिए अगर बात की जाए दोस्तों गामक की, यानी कि संविधि प्रेरक अवस्था। गामक क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे द्वारा दी जाने वाली क्रिया को हम गामक क्रियाएं कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरी आपकी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, प्रतीकों शब्दों का चित्र का प्रयोग आरंभ कर देता है, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है कि यह बड़ा है या छोटा है, इसमें भारी है या हल्का है। इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता है, इसका चिंतन तर्क पर कोई आधार नहीं होता है, मतलब चिंतन तर्क से उसे कोई मतलब नहीं होता इस अवस्था में। तीसरी है दोस्तों देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त आप समझ रहे होंगे, मूर्त मतलब जो सामने होगी उसको वह जान पाएगा। यानी इस अवस्था में बालक सही अनुपात को बताने लगता है तथा छोटों और बड़ों का अनुपात बताने लगता है। इस अवस्था में बालक तर्क एक चिंतन करने लगता है, बातों को याद रखने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्रम आकार भार क्रमबद्धता आदि समझने लगता है। जो कमियां पूर्व अवस्था में, यानी कि जो कमियां उसकी देखिए जो कमियां प्राक संक्रियात्मक अवस्था में रह गई थी, इस अवस्था में उनको पूरा कर लेता है, आरोह अवरोह को भी समझने लगता है। फिर देखिए चौथी अवस्था है आपकी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था को दोस्तों अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मानसिक विकास की सर्वोच्च शक्ति जैसे निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन शक्ति आदि करने लग जाता है, अंकों का प्रयोग करने लगता है, किसी भी समस्या का समाधान करने लगता है। और दोस्तों प्याजे जी का मानना है कि जब व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है तो इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा इनकी चारों अवस्थाओं को, जो कि आपके चैप्टर की महत्वपूर्ण एवं टेट सी टेट सुपर टेट आपके जितने भी दोस्तों पेपर होते हैं, हर एक पेपर में जो है आपका देखिए पियाजे से संबंधित ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें पियाजे के यह सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत ना आता हो। हर एक पेपर में आपके डीएलएड से लेकर टेट सी टेट सुपर टेट रीट नीट जितने भी पेपर हैं दोस्तों, या स्टेट एमपी टेट, सभी टेट में जो है आपके जो है पियाजे का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। आप खुद देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर। अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजे, यानी कि पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। चलिए दोस्तों विशेषताएं देखिए। सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण का और क्रिया की मूल आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करेगा दोस्तों उसके जो है सोचने की शक्ति का विकास होगा। निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम व उच्च स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 4वीं अवस्था है, देखो इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है, क्योंकि वह दोस्तों जिसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। इस प्रकार से दोस्तों संपूर्ण बौद्धिक शक्ति के विकास होने के बाद अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से समस्या का समाधान क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से वह करना सीख जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज शक्ति का उसकी जैविक परिपक्वता अनुभव एवं दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अब पियाजे के सिद्धांत का आपका देखिए शिक्षा में क्या उपयोग है, तो इसको भी सीखते हैं। देखिए दोस्तों इस सिद्धांत ने बालकों को स्वीक्रिया द्वारा सीखने का बल दिया। पियाजे ने अनुकरण व खेल को महत्व दिया है। उनका मानना है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा व खेल के द्वारा सीखता है। अगर बात की जाए अनुकरण क्या है, तो देखिए दोस्तों अनुकरण वह है जब आप रिमोट होता है आपके हाथ में दोस्तों, क्या होता है रिमोट, उस रिमोट को आप जो है टीवी या जो है किसी तरह उस तरफ आप करके उसको बटन दबाते हैं तो छोटा बच्चा भी उसको पकड़ कर उसको जैसा आप करते हैं वैसा ही करने का प्रयास करता है। इसी को हम कहते हैं अनुकरण। खेल का महत्व, शिक्षक को इन विधियों द्वारा पढ़ाना चाहिए। फिर देखिए सीखने में प्रगति न करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए। उनका मानना है कि किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सीख पाए या ना सीख पाए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया है। उसी के अनुसार आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, जिसका जैसा मानसिक विकास है और उसी का जो है उसी के अनुसार उसको पाठ्यक्रम भी हमें देना चाहिए। पियाजे ने बुद्धि का मापन उसके व्यवहारिक उपयोग वातावरण के साथ अंतःक्रिया, देखिए वातावरण के साथ अंतःक्रिया की क्षमता को के रूप में लिया जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यवहारिक रूप में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। पियाजे ने सिद्धांत के अनुसार, देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और ड्राइव अधिगम एवं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः शिक्षक को शिक्षण अधिगम का में इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप उसको बता दें कि दोस्तों यह क्यों पढ़ रहे हैं आप, जो आप
जब आप उसका मार्गदर्शन करेंगे तो दोस्तों आप उसको बता देना चाहिए, उसमें अभिप्रेरणा जागृत करना चाहिए, उत्सुकता जागृत करनी चाहिए कि इसको पढ़ने से हमें वास्तव में क्या लाभ होगा। और जब भी आप पढ़ाएं उसको पूर्व ज्ञान से मतलब उसका संबंध स्थापित करने के बाद ही पढ़ाएं। पियाजे के अनुसार सीखना बालक के स्वयं उसके वातावरण या अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को बालकों के लिए उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार पियाजे ने सिद्धांत का बहुत शिक्षा में महत्व है दोस्तों, इनके सिद्धांत का की शिक्षा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, इनको आप जरूर याद रखिए। आपके पेपर में इनकी जो है अवधि पूछी जाती है कि संवेदी प्रेरक अवस्था एवं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सभी की जो है अवधि पूछी जाएगी आपके पेपर में। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताइए दोस्तों। तो आप देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है, और उसकी एक विशेषता पूछ लेगा कि स्कीमा क्या है। और दोस्तों औपचारिक जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था, आप सभी को जो है इनमें याद रखिए और इनकी अवधि को भी याद रखिए। आपके पेपर में इनसे रिलेटेड आपका प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे यह सिद्धांत ना आता हो। आपकी डीएड से लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक पेपर में जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत का पियाजे का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, और यह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप जो स्टडी करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए vygotsky का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ vygotsky, लेव vygotsky का सिद्धांत। इसमें दोस्तों आपका जो सिद्धांत है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एवं सभी परीक्षाओं में आने वाला है सिद्धांत। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं vygotsky का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ vygotsky। तो दोस्तों ये जैसा कि आपका पियाजे का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण था, उसी से संबंधित यह सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपकी हर एक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों बाकी की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी चैप्टर वाइज, तो आप सभी को जो है एक एक करके देख पाएंगे। तो दोस्तों इसी की तरह सभी की वीडियो भी अपलोड है, आप देखेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिर देखिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं vygotsky का सिद्धांत। तो देखिए vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया है। देखिए लेव vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। अगर दोस्तों बात की जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो कि पियाजे का था, तो पियाजे ने किस पे दिया था दोस्तों, वातावरण पर जो है अधिक फोकस किया था। किस पे किया था, वातावरण पर। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा सामाजिक अंतःक्रिया, तो दोस्तों इनमें यही अंतर है। फिर देखिए समुदाय का सीखने में बहुत महत्व होता है। सामाजिक जो है सोशल लर्निंग की प्रक्रिया विकास की पहली आरंभ हो जाती है, इनका मानना है दोस्तों। अगर बात की जाए पियाजे की, तो पियाजे कहते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपका मानसिक विकास भी उसी के अनुसार होता जाएगा, परंतु इनका मानना है कि सामाजिक सीखने की प्रक्रिया यानी कि विकास के पहले आरंभ हो जाती है। विकास का और सीखने का कोई लेना देना नहीं है, विकास के पहले ही सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। व्यक्तिगत विकास को सामाजिक विकास के बिना समझा नहीं जा सकता है। व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया यानी हायर मेंटल प्रोसेस की उत्पत्ति और जिन भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। तो इनका मानना है कि दोस्तों आपके विकास से पहले आपको सीखने की जो क्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों आप कहाँ से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से आप सीखते हैं। और पियाजे का वहीं पे मानना था दोस्तों कि आपकी उम्र के साथ साथ भी आपका मानसिक विकास होता है, आप वातावरण से सीखते हैं। अब देखिए जैसे संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है, और संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक का बहुत महत्व होता है। vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भाषा पर बल दिया है। किस पर, भाषा पर बल दिया है। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारकों को मदद करता है। सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। तो दोस्तों क्या भाषा प्लस में सामाजिक अंतःक्रिया इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, यानी कि वह ज्ञान का सृजन यानी सीखते हैं। विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है। विकास और सामाजिक संदर्भ है वह एक दूसरे के पहलू है, ना कि अलग किया जाए। फिर देखिए सीखना विकास की ओर निर्देशित कर सकता है। सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। बच्चे की भाषा, दक्षताएं व अनुभव सब व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार vygotsky महोदय ने सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को बहुत महत्व दिया है। देखिए
इन्होंने सीखने में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। यानी यह कहते हैं कि सामाजिक समाज से ही बच्चा सीखता है एवं संस्कृति और वातावरण को भी महत्व दिया है। देखिए इन्होंने इस प्रकार का इसमें बताया है। तो दोस्तों यहीं पे जो है आपका जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है समाप्त होता है। देखिए अब इसमें वो जो है आपके पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है, तब अंतर जानने के बाद आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने जो है सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है एवं सांस्कृतिक वातावरण को। और वहीं पे अगर पियाजे की बात की जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो उन्होंने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वातावरण को ही माना है कि वातावरण जो है वातावरण के साथ जो है बच्चा सीखता है, वातावरण के तहत ही बच्चा सीख पाएगा। और उन्होंने दोस्तों जो आपको देखिए जो तत्व बताए थे आपके, जैसे कि स्कीम है, स्कीमा है, अनुकूलन है और विकेंद्रीकरण वगैरह, इस प्रकार उनका मानना था कि जो बच्चा है वह जो है वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि उसका वातावरण में जिस प्रकार का वहाँ पे वातावरण मिलेगा उसका शारीरिक विकास भी उसी प्रकार का होता है। इन्होंने दोस्तों समाज को माना है कि जिस प्रकार से बच्चों को सामाजिक दशा है, सामाजिक परिवेश है, जिस प्रकार का उसको मिलेगा वह उसी प्रकार का जो है अपनी सीखेगा और उसका विकास होगा। अब देखिए अगर बात की जाए पियाजे की, तो पियाजे ने कहा है कि बच्चे के जो उसका विकास होता है, बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ ही उसका मानसिक विकास होता है। परंतु यहाँ इन्होंने यह कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व है। सामाजिक सीखने की जो प्रक्रिया है विकास से पहले आरंभ हो जाती है। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि देखिए विकास से पहले, यानी उन्होंने बताया था कि विकास के साथ साथ चलती है। जैसा आपका मानसिक विकास होगा उसी के प्रकार शारीरिक विकास होगा। पहले बच्चे सरल प्रत्ययों को करना सीखेंगे, फिर वह कठिन प्रत्ययों को करना सीख जाएंगे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। इसी प्रकार इन्होंने यह बताया कि बच्चे पहले सीखना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उनका विकास होता है। फिर देखिए व्यक्तिगत विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जा सकता। यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत विकास यानी शारीरिक विकास को भी सामाजिक विकास के बिना नहीं समझा जाएगा। व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति भी सामाजिक प्रक्रिया से होती है। तो दोस्तों इनका मानना क्या है कि आप समाज से ही सीखते हैं, जैसा आपका समाज का परिवेश होगा वैसा ही आप मानसिक विकास होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने इसमें आपको जो है बताया है। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। दोस्तों संस्कृति को भी इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है इनका जो सिद्धांत है वह समाप्त होता है दोस्तों। फिर देखिए अगला आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम समझेंगे ब्रूनर का सिद्धांत, यानी ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है दोस्तों, इसको हम जीन पियाजे का सिद्धांत। आज दोस्तों हम देखेंगे ब्रूनर का सिद्धांत और समझेंगे कि ब्रूनर एवं जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या अंतर है। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं, इन दोनों के सिद्धांत में इनकी थ्योरी में क्या डिफरेंट है, इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों आपकी अपडेट टेट सीटेट चैनल पर सभी की जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज वीडियो बनी हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। देखिए ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया है। पहला है शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा यह है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। इन दोनों बातों को हम समझेंगे दोस्तों, शिशु की अनुभूतियों को एवं शैशवावस्था बाल्यावस्था में चिंतन को। तो चलिए देखते हैं कि ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों अगर इस पर डिफरेंट की बात की जाए तो उन्होंने जो जीन पियाजे हैं उन्होंने आपको जो 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, ब्रूनर ने कितनी बताई हैं दोस्तों? 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम समझेंगे, उनकी अवधि को समझेंगे। देखिए पहला है आपका इनेक्टिव मोड, जो कि संक्रिया विधि भी इसको हम कह सकते हैं, और दोस्तों इसको हम क्रिया निर्माण की विधि भी कह सकते हैं। तो इसकी देखिए इसका जो अवधि होती है, इस अवधि को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी होती है जन्म से, अगर बात की जाए तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष इसकी अवधि होती है। और देखिए इसके बाद दोस्तों अगर जो निर्माण या सक्रियता या निर्माण विधि होती है, इसको अगर सोचा जाए
तो इस अवस्था में बालक शारीरिक व गामक क्रियाएं सीखता है, जैसे चलना, दौड़ना, हाथ पैर चलाना, पकड़ना या रिमोट को पकड़ना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में भाषा का महत्व होता नहीं है, बुद्धि के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। आरोह अवरोह का ज्ञान, ये कुछ किसी भी परिस्थिति में उसका जो हल्का या बुरा, अच्छा या बुरा या हल्का भारी, किसी भी चीज से उसका लेना देना नहीं होता है। जैसे देखिए, इस विधि में अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि क्रियाओं द्वारा वातावरण, बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। फिर देखिए आपकी दूसरी है दृश्य प्रतिमा, यानी कि आइकॉनिक मोड। तो दोस्तों इसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, छायात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, प्रतिमा आधारित अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था की अगर अवधि की बात की जाए दोस्तों, तो इस अवस्था की 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से 7 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। चलिए देखते हैं इस अवस्था के बारे में। इस विधि में देखिए, इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, यानी देखिए विजुअल इमेजेस बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। दोस्तों प्रत्यक्षीकरण आप समझ सकते हैं कि यानी कि संप्रत्यय बना लेता है, मस्तिष्क में बनाने वाला जो बिंब होता है दोस्तों वह बना लेता है। भाषा का महत्व होता है, जैसे चमक, गति, स्वर, ध्वनि के प्रति आकर्षण होता है बच्चा। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक सूचनाएं संप्रत्यय के द्वारा ही मानसिक प्रतिबिंबों के आधार पर प्राप्त करता है। फिर देखिए इन्होंने 3 अवस्थाएं। फिर देखिए आपकी जो है लास्ट है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कि सिंबॉलिक अवस्था, सिंबॉलिक मोड यानी सांकेतिक अवस्था। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों या सिंबल्स का उनके मूल विचारों से संबंध करने की योग्यता का विकास करता है। तो दोस्तों इसकी जो अवधि होती है, इस अवधि जो है 7 वर्ष से 16 वर्ष इसकी अवधि मानी जाती है। 7 से 16 वर्ष की इसकी अवधि मानते हैं हम। दोस्तों इस अवस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में बालक बौद्धिक तरीके से सीखने लगता है और जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक इस अवस्था में संकेत से बोलने लगता है, यानी इशारे करने लगता है। तो दोस्तों हमने सीखी इनकी तीनों अवस्थाओं को समझा, इनकी अवधि को समझा। दोस्तों इसकी अवधि आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेते हैं। देखिए ब्रूनर के अनुसार जन्म से 8 माह तक संक्रियता विधि या 8 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा एवं 7 वर्ष की आयु में आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। देखिए इनका मानना है कि जन्म से 8 माह तक संक्रियता विधि चलेगी, फिर 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा चलेगी और 7 वर्ष की आयु के आगे सांकेतिक विधि चलती रहती है, जो कि हमने समझ लिया है। ब्रूनर के सीखने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षण की बड़ी बारीकी की अध्ययन किया है निम्नलिखित तथ्यों पर। तो देखिए, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी होता है। और देखिए हर विषय की संरचना होती है, उनके मूल संप्रत्यय, नियम और विधियां होती हैं। उनके सीखने के बिना जो है विषय का ज्ञान संभव नहीं है। जो ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, जो ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है वो ही ज्ञान सार्थक और टिकाऊ होता है। आप कोई भी जो है प्रश्न है या कुछ भी मटेरियल है, टॉपिक है दोस्तों, वह आपको पता नहीं, आपसे किसी ने पूछा, तो आप वहाँ पे हर एक किताब को देखेंगे बार बार कि इस चैप्टर में देखा था हमने, इसमें देखा था। सभी किताब को आप जो है खोल कर देखेंगे, आपको कुछ समय बाद आपको है मिल जाएगा। तो उसको आप जब देख लेंगे ध्यान से कि वास्तव में उसने हमसे यह पूछा था, मुझे यह बोलना चाहिए था, तो दोस्तों उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप जो खुद हाथ से बना लेंगे, कुछ भी आप जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो वह भी जो है आपको काफ़ी दिन तक जो है बना रहता है याद। ब्रूनर के अनुसार जो कुछ पढ़ाया सिखाया जाए उसका व्यक्ति व समाज दोनों से संबंध हो। इनका मानना है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसको व्यक्ति और समाज से उसका संबंध स्थापित करा जाए, फिर उसको पढ़ाया जाए। इस प्रकार ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता का पल दिया है। देखिए व्यक्तिगत संबद्धता यानी पर्सनल रिलेवेंस और सामाजिक संबद्धता सोशल रिलेवेंस। इस प्रकार देखिए ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करें। सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो दोस्तों इनका मानना है कि सबसे पहले बच्चे को तैयार कर लें, उसको जैसे कि वह पढ़ने में भाग ले और सक्रिय रूप से
हो सके। अब देखिए हम समझेंगे दोस्तों इनकी विशेषताएं हैं इनके सिद्धांत की। तो देखिए ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्ण अनुभव और नए नए विषय वस्तु के समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इनका मानना है कि बच्चे नए अनुभव एवं नई विषय वस्तु को अच्छे ढंग से सीखते हैं। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। इनका मानना है कि सरलता से मतलब विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए ताकि बच्चे को समझ आ सके। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर से अनुसार सीख सकें। इनका मानना है दोस्तों कि जैसा कि बच्चे का मानसिक स्तर हो उसी के अनुसार जो है हमें उसको विषय वस्तु सिखाना चाहिए ताकि वह अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों जिस प्रकार आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप इन सब का प्रयोग करेंगे बच्चों के ऊपर कि जो बच्चा सीखना चाहेगा आप उसको उस प्रकार की विषय वस्तु प्रदान करेंगे। जैसा जिसका जो है विकास मानसिक विकास होगा जिस प्रकार उसी प्रकार की आप उसको जो है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु उसको देंगे। तो देखिए दोस्तों यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन पुरस्कार व दंड पर बल देता है। यह इनका मानना है दोस्तों कि पुनर्बलन के लिए आप उसको पुरस्कार व दंड दे सकते हैं दोस्तों, परंतु अगर बात की जाए पियाजे की तो वह इसको पूरी तरह से नकारते हैं, इसको नहीं मानते हैं पुरस्कार व दंड को। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमने इनकी विशेषताओं को समझा। ब्रूनर के सिद्धांत में शिक्षा की क्या उपयोगिता है। देखिए एम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर थ्योरी इन एजुकेशन। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। देखिए जो इनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं उन्हीं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करें। फिर देखिए ब्रूनर के मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है, क्या किया है, मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो ब्रूनर ने शिक्षण प्रविधियां विधियां बताई हैं उनका प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों फिर देखिए इस प्रकार से देखिए ब्रूनर ने संप्रत्ययों को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को ठीक ठीक से समझाना चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ने पर बल दिया है। इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन यानी प्लानिंग, क्रियान्वयन यानी एक्सक्यूशन एवं मूल्यांकन एवेल्यूशन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों की बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार ब्रूनर का सिद्धांत वर्तमान कक्षा शिक्षण के लिए बहु उपयोगी है। तो दोस्तों यह सिद्धांत देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि शिक्षक को अपने यानी कि पहले नियोजन यानी कि प्लानिंग करना चाहिए, फिर क्रियान्वयन करना चाहिए, फिर मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आप मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे को मतलब कि आप ऐसा मूल्यांकन करें ताकि वह मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों हम देखिए 2-3 टॉपिक और हैं इसके जो मैं अपनी जो है तरफ से सिखाना चाहूँगा आपके लिए ब्रूनर के सिद्धांत में। तो दोस्तों हम देखिए सबसे पहले देखेंगे पियाजे का, किसका, पियाजे का सिद्धांत देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे हम ब्रूनर का सिद्धांत। दोस्तों इनके जो डिफरेंट हैं इसको समझिए। अगर बात की जाए पियाजे की तो पियाजे मानते हैं दोस्तों किसको, दोस्तों मानते हैं, यह मानते हैं वातावरण को, यह वातावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जेरोम ब्रूनर की बात की जाए दोस्तों, जेरोम ब्रूनर यह मानते हैं शिक्षा को दोस्तों सबसे अधिक महत्व देते हैं। पियाजे मानते हैं व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम ही बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। यह जीन पियाजे का बहुत ही जो है बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला और फेमस जो कथन है कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया ही परिणाम ही बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो जीन पियाजे ने कहा था। परंतु ब्रूनर की बात की जाए तो दोस्तों यह मानते हैं कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है। ध्यान से सुनिए, ब्रूनर का कहना है कि बालक एक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। किसका कथन है, जेरोम ब्रूनर का। और दोस्तों इन्होंने शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसने, जेरोम ब्रूनर ने। यही इनका अंतर है दोस्तों, किसका जो है जीन पियाजे एवं इनका जेरोम ब्रूनर का। दोस्तों अब देखिए इन्होंने किसको माना, वातावरण को, पियाजे ने, ब्रूनर ने शिक्षा को माना। आप ध्यान रखिए इस बात को, आप चाहे तो नोट्स कर लीजिए। और दोस्तों अवस्थाओं की बात की जाए तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका 11 से 15 वर्ष।
और दोस्तों अगर इनकी बात की जाए, जेरोम ब्रूनर की, इन्होंने देखिए क्रियात्मक अवस्था और प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक संकेतात्मक, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, जिनकी अवधि जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 16 वर्ष इनकी अवधि है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें अंतर भी देख लिया, जो कि आप अच्छे से आपको याद आ जाएगा कि पियाजे और ब्रूनर में वास्तव में क्या अंतर है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को यह भी जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आ गया है तो आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका मूल्यांकन है, किस प्रकार प्रश्न बनेंगे, सीखने में सिद्धांत कौन कौन से हैं, और प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यह जो है दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है, थार्नडाइक ने अपनी बिल्ली पर प्रयोग किया था। फिर देखिए दोस्तों, आई पावलोव ने प्रयोग किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूँ कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर किया था। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, थार्नडाइक की बिल्ली, आप लिख लीजिए, लास्ट है चैप्टर का, अब आप दूसरे चैप्टर पर देखेंगे हम। देखिए ट्रिक है, थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी। देखिए सुनिए, थार्नडाइक की बिल्ली स्किनर के चूहे पर कूदी, पावलोव का कुत्ता, जिसका सुल्तान नाम था, पावलोव का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस भाग गया। दोस्तों बनमानुस का नाम सुल्तान था। अब देखिए पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं पावलोव का क्या था, यानी कि थार्नडाइक की क्या थी बिल्ली, पावलोव का था कुत्ता। तो दोस्तों कुत्ता आपका इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा, कुत्ता। इस प्रकार से देखिए। फिर देखिए अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपकी वीडियो नंबर 25 होगी लगभग, तो अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा था हमने कितने अच्छे से। तो मैं आपसे आशा करना चाहूँगा कि आप बताएं। तो दोस्तों इसमें मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो सूझ अंतर्दृष्टि, अधिगम के सूझ अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक थे दोस्तों, वह आपके कोहलर थे, और उनके जो सहयोगी थे कोपखा थे, और जो प्रतिपादक थे कोहलर थे, और जिन नहीं प्रतिपादक थे आपके बर्दिमर, प्रयोगकर्ता थे कोहलर, और सहयोगी थी कोपखा। दोस्तों इन्होंने जो सूझ का सिद्धांत दिया था, यह एक बनमानुस यानी कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था। फिर देखिए, फिर आपका आगे इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न बनेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है समझाइए, वाइगोत्स्की के अपने सिद्धांतों में किस प्रकार का बल दिया है समझाइए, पियाजे के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं, स्किनर की सीखने में किस प्रकार का बल दिया है। तो दोस्तों आपको यह सब जो है अच्छे से सीखने, अगर आपने सभी वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। और जो भी मैंने ट्रिक बताई है, जितने भी नोट्स बनाने को कहा है आपने बना लिए होंगे, तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। परंतु इस प्रश्न आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, ऐसा कोई पेपर आज तक नहीं होगा जो इस चैप्टर से प्रश्न ना आए हों, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं अभी। फिर देखेंगे दोस्तों लर्निंग कर्व, जो कि आपका सीखने का वक्र है, आपकी वीडियो नंबर 29 होगी। और मैं इसी के साथ में आपकी जो है कुछ चैप्टर है आपके बाल विकास फिनिश हो जाएगी, इसके बाद मैं बाकी की वीडियो भी आपको अपलोड करके सभी दे दूंगा। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो तक। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, और मैं चाहता हूँ आपका दिन शुभ हो। अगर रात्रि है तो आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू टू